हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड की जाती है। नॉर्मली अगर कंपनी का फंडामेंटल्स मालूम होना हो तो कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट हमें रीड करनी आनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी है क्या। तो कंपनी के पास अपना खुद का जो भी है वो कंपनी का असेट्स कहलाता है। जैसे कि कंपनी के पास मशीनरी है, बिल्डिंग है, ट्रक है और मोटर कार है। पर कंपनी जहाँ से भी पैसा लाती है, मान ले कि कंपनी ने बैंक से पैसा लिया है, तो वो बैंक को इन फ्यूचर पैसे वापस देने होते हैं, तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। बेसिकली कंपनी जहाँ से भी पैसा लेके आती है उसे सोर्सेस ऑफ फंड कहा जाता है। और ये सोर्सेस ऑफ फंड कंपनी जिधर किधर लगाती है उसे हम लोग असेट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर कंपनी ने कार ली हो, मोटर कार या मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो ये सब कंपनी के लिए असेट्स होता है। बैलेंस शीट का इक्वेशन हमें बताया है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। मतलब जितनी भी अपने पास लाइबिलिटीज होती है उतनी ही अपने पास असेट्स होनी चाहिए। तो ये है कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट। और ये लाइबिलिटी साइड जिसमें पहला हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला मेन हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है देखते हैं। बेसिकली कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर इशू करती है। और शेयर इशू करने के बाद जो भी पैसे आते हैं उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और जो भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, इन दोनों का टोटल मिला के बनता है शेयर होल्डर्स फंड। अब कंपनी का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर जिक्र किया, तो कंपनी का प्रॉफिट होने पर भी ये लायबिलिटी क्यों है। तो चलिए ये हम लोग आज देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंसिंग दो तरीके से लाती है। एक तो इक्विटी फाइनेंसिंग और एक डेब्ट फाइनेंसिंग। पहले डेब्ट फाइनेंसिंग के बारे में जानेंगे। अब डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब कंपनी बैंक से पैसा उठाएगी। और बैंक से पैसा उठाने के बाद जब भी कंपनी उन्हें वापस करेगी, वो लोन इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। लेकिन इक्विटी फाइनेंस में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। और शेयर इशू के बदले में पब्लिक कंपनी को पैसे देते हैं और वो कंपनी के बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं। और इन ओनर्स को वापस पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू पे बैक। अब यहाँ पर डेब्ट फाइनेंसिंग में एक और कंसेप्ट समझते हैं। जब कंपनी बैंक से पैसे उठाती है, तो जो लोन आता है उस लोन के बदले में जब भी पैसे रिटर्न देने होते हैं, तो उस रिटर्न फॉर्म में कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन कंपनी को बैंक के लिए इंटरेस्ट पेएबल ज़रूरी होता है। लेकिन इक्विटी फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स को ना तो इंटरेस्ट मिलता है, ना ही उनका पेमेंट वापस मिलता है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों, वाई दे इन्वेस्ट। तो चलिए ये भी एक कंसेप्ट हम समझते हैं। बेसिकली शेयर होल्डर्स जब कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, तो वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं और वो कंपनी के ग्रोथ में शामिल होना चाहते हैं। अब कंपनी की ग्रोथ मतलब क्या? कंपनी की ग्रोथ मतलब कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी कितनी प्रॉफिट कमाती है, ये शेयर होल्डर्स को मैटर करता है। अब फिर भी हम एक और कंसेप्ट देखेंगे कि शेयर होल्डर्स और कंपनी, इन दोनों की जो एंटिटी है वो अलग अलग एंटिटी होती है। लेकिन कंपनी का होने वाला जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस है, वो प्रॉफिट या लॉस शेयर होल्डर्स का होता है। मतलब कंपनी जब भी प्रॉफिट में है, तो उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। और ये भी जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड दे या ना दे, जिसका डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ही अपॉइंट किए होते हैं। अब देखिए, डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया है और जो भी प्रॉफिट बचा है उसे रिजर्व प्रॉफिट कहते हैं। और ये जो रिजर्व प्रॉफिट है, ये इन फ्यूचर कंपनी शेयर होल्डर्स को ही पे करेगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर है। और इन फ्यूचर ये प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को पे करेगी, इसलिए ये लाइबिलिटी है। तो लाइव
लाइबिलिटी में अभी जो पहला पार्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें पहला तुम लोग नोट्स देखने वाले हो वो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में पहला हेड है ऑथोराइज कैपिटल। अब ये ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी मैक्स टू मैक्स कितना पैसे लेके आएगी। देन इशूड एंड पेड अप, जो कि ऑथोराइज कैपिटल में से ही कंपनी ने कितना शेयर इशू किए हैं और कैपिटल इकट्ठा किया है। तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। और शेयर कैपिटल में दूसरा मैंने जो जिक्र किया वो था रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होता है, कंपनी ने सपोज 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू किया है, तो जो ऊपर के जो 2 रुपीज़ है वो कंपनी के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहलाता है। तो यहाँ पर हमने अब तक लाइबिलिटीज़ देखे। लाइबिलिटीज़ के दो पार्ट्स है, एक तो शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा है लाइबिलिटीज़ मतलब अदर लाइबिलिटीज़। अब हम लोग अदर लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर एक हेड दिख रहा है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब द लाइबिलिटीज़ विच इज़ टेकन बाय द कंपनी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो उसमें पहला हेड है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो कंपनी बैंक से अगर पैसे उठाती है और वो बैंक से उठाया हुआ पैसा कंपनी मान लो कि 5 साल के टेन्योर में वापस करेगी, 1 साल से ज़्यादा, 5 साल से सपोज उन्होंने कंपनी के पास से पीरियड मांगा है, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होगी। और वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी क्या करती है अपने डिबेंचर इशू करती है और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास से 4 या 5 साल के लिए टेन्योर लेती है, तो ये भी डिबेंचर भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। देन है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अब वो अपनी कंपनी जो होती है वो एक सोसाइटी का पार्ट बनती है और कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट के वो टैक्स पे किया जाए। लेकिन अब तक कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी वो टैक्स पे करेगी, तो ये कंपनी के लिए डेफर टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगी। देन है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में नहीं आती है वो आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट एंड डेफर्ड क्रेडिट। देन पार्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए भी कंपनी क्या करती है, कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर हमें ऐसा कोई एक्सपेंसेस होगा जिसका हमने कोई मतलब सोचा नहीं था, और उसके लिए तैयार होने के लिए कंपनी क्या करती है कुछ पैसे बाजू में निकालती है। मान लो कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट बेचा है अपने कस्टमर को और कस्टमर को वारंटी पीरियड पर वो प्रोडक्ट बेचा है, और वारंटी पीरियड में ही कस्टमर ने अगर क्लेम किया तो उस क्लेम के पैसे कंपनी को देने होते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न करके लेते हैं। और ये ही अगर प्रोविज़न मोर देन 1 ईयर है तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। देन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ में पहला हेड है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में देखा हमने कि कंपनी बैंक से लोन लेती है और वो लोन अगर कंपनी ने लेस देन 1 ईयर लिया है, 10 ईयर, तो उसे टर्म बोरोविंग्स हम लोग कहेंगे। देन है ट्रेड पेएबल। अब जो ट्रेड पेएबल है, कंपनी अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सप्लायर्स से अगर माल उठाती है वो भी क्रेडिट बेस पर, मान लो कि अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हुई है, और उसकी वजह से कंपनी क्या करती है सप्लायर से रॉ मटेरियल उठाती है, और जो रॉ मटेरियल का पेमेंट जो है 2 या 3 महीने के बाद करेंगे ऐसा सप्लायर से लिख के लेती है, तो उन्हें ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स कहा जाता है। देन है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अब अदर करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जो करंट लाइबिलिटीज़ अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड ट्रेड पेबल्स में नहीं आती, जैसे कि अनक्लेम एंड अनपेड डिविडेंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। और देन लास्ट जो हेड है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं आती है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आती है। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है वही अगर प्रोविज़न लेस देन 12 मंथ्स के लिए की हो तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहेंगे। तो ये थी आज की लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड कवर करेंगे। थैंक यू।